हेलो क्लास। आज के इस लेक्चर में हम डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और एरे के कुछ बेसिक प्रोग्राम्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर को मेनली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये सब आप पहले से ही पढ़ के आए हैं कि जैसे प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में हम उन चीज़ों को लेते हैं जो जिनकी डेफिनेशन पहले से ही कंपाइलर में मौजूद रहती है, जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, पॉइंटर। ये सारे प्री डिफाइंड वैल्यूज़ हैं। इंटीजर वैल्यूज़ के लिए, फ्लोटिंग, इसी तरह कैरेक्टर एंड पॉइंटर के लिए। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जो डिराइव्ड होते हैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से, जैसे कि एरेज, लिस्ट एंड फाइल्स। लिस्ट में होता है लीनियर लिस्ट एंड नॉन लीनियर लिस्ट, जिसमें स्टैक्स एंड क्यू, एंड नॉन लीनियर लिस्ट में ग्राफ एंड ट्री। इन्हें हायरार्की लेवल भी बोलते हैं कि जैसे हम स्टैक एंड क्यू में डेटा को लीनियर वे में स्टोर करते हैं और ट्री और ग्राफ में डेटा को हायरार्की एक लेवल वाइज डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे फर्स्ट लेवल में क्या कौन सा डेटा आएगा, उसके बाद फिर सेकंड लेवल में, देन थर्ड लेवल में, देन उसके नीचे फोर्थ लेवल में। लेवल वाइज डेटा को हम इसमें स्टोर करते हैं। प्रिमिटिव data structures, these are basic structures and are directly operated upon by the machine instructions. These in general have different representations on different computers: integer, floating point, character constants, pointers, etc. all in this category. You have already understood the way these are represented in computer memory. Non primitive data structure क्या होते हैं? These are derived from the primitive data structure. The non-primitive data structures emphasize on structuring of a group of homogeneous, means same time, or heterogeneous different type data items. Array, list and files are example. जैसे कि इसमें बताया है, तो ये सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रो पार्ट है। डेटा स्ट्रक्चर में हमें आगे क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है। इसमें आगे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे क्रिएट, डिलीट, सेलेक्शन, अपडेशन, ट्रैवर्सिंग भी होता है कि हमें डेटा को ट्रैवर्स करना है, जो ट्री और ग्राफ में आता है। ठीक है, तो ये है डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रो पार्ट की हमें आगे क्या क्या इसमें पढ़ाई करना है। आगे इसमें कुछ और ऑपरेशंस भी मिलते हैं, जैसे सर्चिंग, सॉर्टिंग एंड मर्जिंग। डेटा को सर्च करना, डेटा सॉर्ट करना, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को स्टोर कराना, और डेटा को मर्ज करना, टू लिस्ट को आपस में मर्ज करना। उसके बाद एरे है। ये एरे क्या होता है? An array is defined as a set of finite number of homogeneous elements or data items. It means an array can contain one type of data only, either all integers, all floating point numbers, or all characters. Array is a set of same type of elements. किसी भी अगर हमारे पास कोई एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, अगर वो सिमिलर टाइप के हैं तो वो उसको हम एरे में स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे अगर हम लें कि अगर हम बॉयज़ का एक ग्रुप बनाएं तो वो भी एक एरे है। ठीक है, गर्ल्स का ग्रुप बनाए सेपरेट टाइप से तो वो भी एक एरे है। इंटीजर्स में अगर हम सिर्फ इंटीजर नंबर्स को लेते हैं तो वो भी एक एरे है। तो एरे का मतलब है कि हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं जिसमें सिमिलर टाइप के ही हमारे डेटा होंगे। इसमें नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स का मिक्सचर नहीं हो सकता है। अगर इंटीजर है तो इंटीजर्स, कैरेक्टर्स है तो कैरेक्टर्स, डेसिमल में नंबर है तो सारे नंबर डेसिमल में होंगे। ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है इंटीजर 8, 10। इंटीजर 8, 10 इंट का मतलब है कि इसमें सारा डेटा इंटीजर टाइप का ही है। ए उस एरे का नाम है और 10 उसमें एलिमेंट्स होंगे, 0 से लेके 9 तक उसमें एलिमेंट्स होंगे। एरे जब भी स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। इसका फॉर लूप जब भी स्टार्ट करेंगे वो 0 से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से एरे को इनिशियलाइज़ करते हैं, जो ये बताता है कि इसमें 10 एलिमेंट्स होंगे, जिसका नाम होगा ए, उस एरे का नाम होगा ए, और उसमें डेटा होगा इंटीजर टाइप का डेटा। यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट पे जंप करना है तो हम इस तरह से जा सकते हैं। A4 लिखा, 4th इंडेक्स पे जो भी नंबर होगा वो हमारा यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। जैसे अगर हम एरे बनाएं और हमारी एरे इस तरह से है, यहाँ पे 0 इंडेक्स, यहाँ पे 1 इंडेक्स, यहाँ पे 2 इंडेक्स, यहाँ पे 3, 4, 5, 6। तो 4th इंडेक्स का मतलब इस इंडेक्स पे हमारा डेटा हमको मिल जाएगा। The first element of the array has index 0. It means the first element and the last element will be specified as this. फर्स्ट एलिमेंट, अगर इस एरे की बात करें,
ए से लेकर 10 तक है ना, ए से लेकर 10 तक, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा A0 एंड लास्ट एलिमेंट होगा A10, क्योंकि एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। द एलिमेंट्स ऑफ एरे विल ऑलवेज बी स्टोर्ड इन कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस। ये भी एरे की एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम एरे के एलिमेंट्स को कंटिन्यूस मेमोरी में स्टोर करते हैं 1 बाय 1, कोई गैप नहीं रखते, 1 बाय 1 जो भी इंडेक्स नंबर आता है उसमें इसको स्टोर करते चले आते हैं। एरे के अंदर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इस तरह से काउंट कर सकते हैं कि अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। ये अपर बाउंड लोअर बाउंड क्या है कि जैसे यहाँ पे ये एरे दिया हुआ है A10 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 0 एंड 9, 0 से स्टार्ट किया और लास्ट कहाँ तक जाएगा 9, तो 0 हो गया इसका लोअर बाउंड और 9 हो गया इसका अपर बाउंड। 0 से लेकर 9 तक स्टोर कर सकते हैं, तो 0 हो गया इसका लोअर बाउंड एंड 9 हो गया इसका अपर बाउंड। तो इसके हिसाब से चले तो अपर बाउंड क्या था 9 माइनस लोअर बाउंड क्या है 0 प्लस 1, तो ये कितना आएगा 10। 9 माइनस 0 प्लस 1 10। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करेगा कि एरे में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, वो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। लोअर बाउंड अपर बाउंड का यूज़ हम लोग आगे करेंगे, जिसको आगे हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। ये है कि हम एरे में किस तरह से नंबर को स्टोर कर सकते हैं, कैसे एरे नंबर रीड करेगा, रीडिंग एन एरे। तो इसके लिए एक फॉर लूप चलाएंगे, इसी एरे का ही रेफरेंस लिया गया है 8 10, जिसमें 0 से लेके 9 तक एलिमेंट्स हैं। तो इन्होंने लूप चलाया i इक्वल्स टू 0 से लेस देन इक्वल टू 9 i प्लस प्लस का। स्कैन एफ जो कि इनपुट स्टेटमेंट होता है सी प्रोग्रामिंग का, %d इंटीजर का लिए आइडेंटिफायर होता है %d, फिर कॉमा %a i। तो इस तरह से जब स्टोर होगा तो यहाँ से आएगा i की वैल्यू 0 स्टोर हुई, 0 वैल्यू i में स्टोर होकर के यहाँ पे आई %a0, तो पहला जो एलिमेंट आएगा वो A0 पर स्टोर हो जाएगा। जो भी एलिमेंट हम लोग मानना चाहते हैं, अगर मान लीजिए 10 मानना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये इससे चेक करेगा i प्लस प्लस, एक प्लस होगा, i की वैल्यू 0 से प्लस 1 होगी 1 9 से चेक होगा, 1 इज़ लेस देन 9, कंडीशन ट्रू। यहाँ पे आएगा a ऑफ 1 यहाँ पे कोई भी हम वैल्यू दूसरी डाल सकते हैं, 12 मान लिया हमने कर दिया। फिर उसके बाद एक और इंक्रीमेंट होगा i प्लस प्लस, यानी 1 प्लस 1 कितना होगा 2, यहाँ से चेक होगा 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 9, कंडीशन ट्रू है, तो A2 पर वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ को स्टोर करा लेगा A9 तक। ये मेमोरी आ गई सारी वैल्यूज़। उसके बाद एरे को हमें प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने के लिए भी हमें वही फॉर लूप लगाना पड़ेगा जो हमने ऊपर लगाया था, फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन इक्वल टू 9, i प्लस एंड प्लस, देन प्रिंट एफ। यहाँ पर स्कैन एफ लगाया था इनपुट के लिए, प्रिंट एफ लगाया आउटपुट के लिए। स्कैन एफ होता है इनपुट स्टेटमेंट और प्रिंट एफ होता है आउटपुट स्टेटमेंट। फिर से वही %d इंटीजर का आइडेंटिफायर, क्योंकि हम इंटीजर की वैल्यू से डील कर रहे हैं। देन a ऑफ i, प्रिंट कराने में हम % नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें एड्रेस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये एड्रेस ऑपरेटर होता है, इससे एड्रेस से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये हमें a ऑफ i से डील करना है, मतलब कि a ऑफ 0 सबसे पहली बार जब लूप रन करेगा तो a ऑफ 0 पर जो होगा वो एलिमेंट हमें प्रिंट करके दे देगा, यानी कि 10, ठीक है। फिर दूसरा बार लूप चलेगा, i की वैल्यू +1 होगी, यानी 0 + 1 1 हुआ, 1 9 से चेक होगा, 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 9, कंडीशन ट्रू। एंड a ऑफ 1 पर जो होगा वो यहाँ पे प्रिंट करा देगा। इस तरह सारी वैल्यूज़ को ये प्रिंट करा देगा। तो ये बेसिक ऑपरेशंस है कि एरे क्या होता है, कैसे हम इसको डिक्लेयर करते हैं, इनिशलाइज करते हैं, इसका लोअर बाउंड अपर बाउंड क्या क्या होता है, और वैल्यूज़ को कैसे हम रीड और राइट करते हैं, ठीक है। कुछ ऑपरेशंस हम एरे में परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे क्रिएटिंग एन एरे, जैसे कि यहाँ पे एरे क्रिएट करी गई है और इसको प्रिंट किया गया है। ट्रैवर्सिंग एंड एरे एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स, हम किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे यहाँ से हम सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं, और अगर हम ये यूज़ करते हैं तो हम सिर्फ कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को यूज़ कर सकते हैं। इंसर्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, एरे में हम न्यू एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे इंसर्ट कर सकते हैं कि जैसे अगर हमारे पास कुछ एरे बनी हुई है, जैसे 10 12 14 16 17, इस तरह की अगर हमारे पास एक एरे बनी हुई है, इसकी इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर हमें नया एलिमेंट इंसर्ट करना है तो नया एलिमेंट हम इसके बीच में कहीं पर भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें यूज़र से ही
दो चीज़ें रिक्वायरमेंट करनी होंगी, दो चीज़ें हमें चाहिए होंगी कि हम किस पोजीशन पर नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं, मतलब 2 पोजीशन पर या 3 पोजीशन पर, और कौन सा नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं। इसमें क्या होगा कि जैसे एरे का साइज इसमें कितना है 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, यानी 0 से लेके 4, तो इसका लोअर बाउंड क्या है 0 है, अपर बाउंड क्या है 4। ठीक है, तो 5 एलिमेंट्स में अगर जब हम नया एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो एरे का साइज इंक्रीज़ हो जाएगा और हम कहीं पर भी इसमें नंबर इंक्रीज़ कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। फिर डिलीशन ऑफ रिक्वायर्ड एलिमेंट्स, डिलीशन भी हम कर सकते हैं इसमें, किसी भी नंबर पे हम जा कर के डिलीशन में क्या होगा, जैसे हम कोई नंबर डिलीट करेंगे तो उसकी जगह उसके पीछे वाला नंबर आता रहेगा आगे, तो इस तरह से इसका साइज़ एक कम हो जाएगा। ये ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं एरेज़ में। मॉडिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एरे को हम, किसी भी नंबर को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे 14 को हमें 15 करना है तो हमें पर्टिकुलर एक उसी पोजीशन पर जा कर के हम इस नंबर को चेंज कर सकते हैं। मर्जिंग ऑफ एरे, दो एरे को मर्ज कर सकते हैं। ये कुछ एरे के इनिशियल एरे के जो ऑपरेशंस है इनको हम परफॉर्म कर सकते हैं। ये एरे का बेसिक्स है, ये तो आपको आना चाहिए जो भी आप पिछली क्लास में अपना पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो अभी एक प्रोग्राम देख लेते हैं एरे का। ये एक प्रोग्राम है, द फॉलोइंग प्रोग्राम इलस्ट्रेट्स द रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ एरे, जो नंबर को रीड करेगा और राइट करेगा। तो सी में एक सिंपल एरे का प्रोग्राम लिखने के लिए मैं स्टार्ट करते हैं हेडर फाइल से, #include stdio.h #include conio.h। ये दो हेडर फाइल्स इंक्लूड कराते हैं जिसमें कि हमें जो भी इसमें हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, जो हम टर्म यूज़ कर रहे हैं उसकी डेफिनेशन इन हेडर फाइल्स में होती है। stdio.h का है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, ठीक है, और conio.h का है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इस हेडर फाइल में stdio.h हेडर फाइल में printf और scanf की डेफिनेशंस होती हैं। जैसे printf और scanf हम इसमें यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो उसकी डेफिनेशन stdio.h में होती है। कंसोल इनपुट आउटपुट में होता है clr एंड getch क्यों यूज़ करते हैं, प्रोग्राम के आउटपुट को स्क्रीन पर देखने के लिए, नहीं तो आउटपुट बहुत तेज़ी से निकल जाएगा, वो हम देख नहीं पाएंगे फिर। और clr पुराने जब एक बार प्रोग्राम रन कराते हैं तो उसमें जो हमें आउटपुट मिलता है, तो दूसरी बार जब हम प्रोग्राम रन कराते हैं तो clr से पुराना वाला आउटपुट हमें स्क्रीन पर नहीं मिलता है, स्क्रीन हमें क्लियर मिलती है, बिल्कुल न्यू मिलती है, इसलिए हम इन दो को यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है वॉइड मेन फंक्शन। इसके अंदर से ही सारे प्रोग्राम, सारी चीज़ें यहीं से इनिशलाइज होंगी, स्टार्ट होंगी। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट होगा वॉइड मेन से। यहाँ पे हमने इनिशलाइज़ किया 8 10 नाम का एरे, 10 नंबर्स का एरे जिसका नाम है ए, वो इंटीजर टाइप का एरे। एक और वेरिएबल ले लिया आई, clr लगाया, printf इंटर एनी एरे। printf एक आउटपुट स्टेटमेंट है, इसके अंदर हम जो भी चीज़ इनपुट करते हैं, जो भी हम लिखते हैं वो हमें स्क्रीन पर आउटपुट के फॉर्मेट में मिलता है। तो सबसे पहले यूज़र को दिखाई देगा printf इंटर द एरे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, जब भी ये प्रोग्राम रन होगा वॉइड मेन से स्टार्ट होगा कंट्रोल, फिर उसके बाद printf पे आएगा। printf के बाद जो भी इसमें लिखा हुआ एंटर द एरे, तो ये हमें आउटपुट स्क्रीन पर मिलेगा। एंटर द एरे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रोग्राम का आउटपुट दिखा रहा है, तो यहाँ पे लिखेगा एंटर द एरे, ये हमें मिलेगा। उसके बाद लूप स्टार्ट होगा i = 0 से i <= 9 और i++। scanf %d %a ऑफ i, जो कि हम पहले अभी इसको देख चुके हैं। तो %d क्या बता रहा है, इंटीजर टाइप की वैल्यू से हमें डील करना है, स्टोर करना है, इसलिए %d scanf इनपुट करेगा। scanf एक इनपुट स्टेटमेंट है। %a ऑफ i मतलब ये मेमोरी में वैल्यूज़ को एलोकेट करे, एड्रेस बनाएगा हर एक नंबर के लिए, A0 हर एक इंडेक्स के लिए, A of 0, A of 1, A of 2, A of 3, इस तरह से ये लूप चलेगा पूरा टाइम। उसके बाद इस पर आएगा कंट्रोल जिसमें लिखा होगा printf द एंटर्ड एरे इज़। अब हमें आउटपुट देखना है, एंटर्ड एरे इज़ दिस। ये यूज़र ने नंबर इनपुट कर दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस लूप के थ्रू। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो इंटर्ड नंबर है उनको हमें देखना है। तो इसमें हम ऐसे देख सकते हैं कि printf द एंटर्ड एरे इज़ फॉर i = 0, i <= 9, i of printf %d a of i। /n लिखा हुआ, /n न्यू लाइन के लिए होता है, %d वो इंटीजर के लिए से हम डील कर रहे हैं, ठीक है। /n न्यू लाइन के लिए होता है, यूज़ करते हैं, ठीक है। /n, दिस इज़ /n a of i। तो यहाँ से हमें नंबर, हमें सारे इसमें मिल जाएंगे। से पहली बार जो लूप चलेगा तो न्यू लाइन पे आ जाएगा,
ठीक है। उसका ए ऑफ आई का मतलब ए ऑफ ज़ीरो, तो ए ऑफ ज़ीरो पे जो भी नंबर स्टोर्ड है 1 वो दिख गया। नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो 2 3 4 5 6 चलेगा पूरा 10 तक हमें यहाँ वैल्यूज़ दिख जाएंगी। तो ये वन डायमेंशनल एरे के लिए कैसे हम वन डायमेंशनल एरे में नंबर को स्टोर करा करके नंबर को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है। ये तो हम लोगों ने वन डायमेंशनल एरे को देखा। अब टू डायमेंशनल एरे देखते हैं कि टू डायमेंशनल एरे कैसे वर्क करता है, उसमें नंबर्स को कैसे स्टोर करा सकते हैं। सब कुछ वही रहेगा, हेडर फाइल्स, वॉइड मेन, इंटीजर यहाँ पे। लेकिन जब हम स्टोर कर रहे हैं ए ऑफ 10 तो मतलब सिंगल डायमेंशनल एरे, हम इसमें 10 एलिमेंट्स को स्टोर कर रहे हैं वन बाय वन। टू डायमेंशनल एरे को हम इस तरह से लिख सकते हैं। टू डायमेंशनल एरे इनिशियलाइज करने का तरीका ये है, इंट ए ऑफ 2, 2। ये 2 ऑफ 2 का मतलब 2 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे, COLOUMS। ठीक है, 2 कॉलम होंगे, 2 रोज होंगे। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ए ऑफ 0 0, ए ऑफ 0 1, ए ऑफ 1 0, ए ऑफ 1 1। मीन्स पहला नंबर अगर हम इसमें नंबर स्टोर कराते हैं 4 5 6 7, तो इसमें हम कितने 4 then 5 then 6 then 7, ये हम नंबर इसमें स्टोर करा सकते हैं इस तरह से। तो जो पहला जो एलिमेंट आएगा नंबर वो इधर स्टोर होगा, दूसरा आएगा नंबर यहाँ पे, तीसरा नंबर यहाँ पे आएगा, फोर्थ नंबर यहाँ पे आएगा स्टोर होने के लिए। इसमें हम 2 by 2 यानी कि 4 नंबर हम इसमें स्टोर करा सकते हैं। इस तरह हम 3 by 2 4 by 6 किसी भी तरीके से हम इसमें इसको बना सकते हैं। तो टू डायमेंशनल एरे का मतलब ये रो और कॉलम वाइज जो भी एरे हमारी एरे होगी उसमें नंबर को स्टोर करेंगे। इसके बाद आता है एंटर द, हमें नंबर यहाँ से हमने इसको इनिशलाइज कर दिया। फिर एंटर द एरे, ये स्टेटमेंट हमने लिख दिया कि हमें एरे में नंबर स्टोर कराने। अब फॉर आई इक्वल्स टू दिस, यहाँ पे 2 लूप चलेंगे। जैसे यहाँ पे एक ही डायमेंशनल एरे था, यहाँ पे एक लूप चल रहा था, अब यहाँ 2 डायमेंशनल एरे तो यहाँ पे हमें 2 लूप चलाने पड़ेंगे। फॉर आई 0 सो है ना, तो आई इक्वल्स टू 0, फिर आई लेस देन इक्वल टू 1, आई प्लस प्लस। ठीक है, दूसरा लूप चलेगा फॉर जे का, जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन इक्वल टू 1, जे प्लस प्लस। ठीक है, 2 लूप चलेंगे 2 के लिए। अब हमें स्कैन एफ करना है, स्कैन एफ %d, ठीक है, % ए ऑफ आई और जे दिस। इससे क्या होगा, 2 नंबर्स टू डायमेंशनल एरे इनपुट होगी। यहाँ पे एक लूप चल रहा था, यहाँ पे क्योंकि ये वन डायमेंशनल एरे था, यहाँ पे हमें 2 लूप चलाने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे टू डायमेंशनल एरे। अब देखिए कैसे रन करेगा, कि जब ये रन करेगा तो आई इक्वल्स टू 0, आई की वैल्यू इससे चेक होगी, आई 0 इज़ लेस देन 1, कंडीशन ट्रू है, आगे बढ़ेगा। जे इक्वल्स टू 0, जे इज़ लेस देन 1 यानी कि 0 इज़ लेस देन 1, कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो आई और जे की यहाँ पे वैल्यूज़ क्या आ गई, 0 और 0। तो पहली जो आएगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा ए ऑफ 0 0 में। ठीक है, दूसरी बार लूप चलेगा तब तक चलेगा जब तक जे ख़त्म नहीं हो जाता। ठीक है, ये नेस्टेड लूप है, इफ़ और इफ़ का फॉर के 2 नेस्टेड लूप है, तो अंदर वाला लूप जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक ये बाहर नहीं आएगा। तो जे की वैल्यू एक बार यहाँ से प्लस होगी, 0 हो गई, जे की वैल्यू यहाँ से प्लस होगी, 0 + 1 क्या हुआ 1, 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है। फिर से यहाँ पे आएगा स्कैन एफ %d % ए ऑफ आई, आई की वैल्यू अभी भी 0 है क्योंकि हम आई पर अभी नहीं गए हैं, तो 0 और 1। तो अब ये नई वैल्यू क्या दिखा, नया स्पेस 0 और 1, ये होगा 0 और 1, ये नया स्पेस होगा। अब इसके बाद क्या होगा, जे की वैल्यू प्लस होगी, यानी कि 1 थी, 1 से प्लस हो कितना हो गया 2, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन फॉल्स हो रही, ये लूप से बाहर आएगा, आई पे आएगा। आई की इनिशियल वैल्यू क्या थी स्टार्टिंग में 0, एक बार रन हो गया था, 0 के बाद यहाँ पे आएगा इंक्रीमेंट होने, तो 0 से क्या होगा +1, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू। फिर से यहाँ पे आएगा, अब यहाँ से आई की न्यू वैल्यू क्या हो गई 1। अब जे वैल्यू फिर से स्टार्ट होगा, जे एक बार ख़त्म होने के बाद फिर से जब स्टार्ट होगा तो जे की यहाँ से वैल्यू आ गई 0, 0 इज़ लेस देन 1, कंडीशन ट्रू। अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आई की नई वैल्यू में क्या मिली 1, और जे की वही स्टार्टिंग वैल्यू 0, तो 1 और 0
तो 1 और 0 इंडेक्स पर नया एलिमेंट स्टोर होगा। फिर से लूप चलेगा, जे की वैल्यू +1 होगी, यानी 0 से +1 हुई, +1 हो गई, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू। फिर से आई की वैल्यू वही थी, एक बार लूप चलने के बाद 1 और 1, जे की नई वैल्यू इंक्रीमेंट के बाद, तो नया अब जो वैल्यू आएगी वो ए ऑफ 1 और 1 पर आ जाएगा। इस तरह से नंबर यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। अब नंबर स्टोर हो गए, हमें प्रिंट करने के लिए क्या करना है, जैसे ही 1 डायमेंशनल एरे में प्रिंट करने के लिए क्या कर रहे थे, सिंगल लूप चल रहा था, प्रिंटफ स्टेटमेंट था, तो यहाँ पे भी यही करना है जैसे कि इसमें किया गया था, सब कुछ वैसा ही था, ठीक है। बस प्रिंटफ की जगह स्कैनफ स्टेटमेंट की जगह प्रिंटफ स्टेटमेंट आ गया था, तो बस यहाँ पे भी हमें यही करना है, फिर से लूप लिखना है। ये स्कैनिंग के लिए हो गया, एंटरिंग नंबर, ठीक है। यहाँ पे प्रिंटिंग नंबर्स, फिर से हमें फॉर लूप चलाना है, फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 1, आई प्लस प्लस, ठीक। फॉर जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन इक्वल टू 1, जे प्लस प्लस। अब स्कैनफ की जगह प्रिंटफ लिख देना है, बस प्रिंटफ %d। अब हम % नहीं लगे क्योंकि हमें नंबर एक्सेस करने हैं, आई जे, ठीक है। यहाँ पे नंबर हमें मिल जाएगा। तो जब लूप चलेगा I0 J0 0 0 पे जो एलिमेंट होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर लूप चलेगा, आई की वैल्यू वही रहेगी 0, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 0 1, तो 0 1 पोजीशन पे 0 0 पे ये रहा, 0 1 पोजीशन पे हमें यह नंबर मिल जाएगा। फिर जे खत्म होने के बाद फिर से आई पर आएगा, आई अपनी पुरानी वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, +1 करेगा, तो पुरानी वैल्यू के 0 0 +1 हुआ 1, 1 इज़ लेस देन 1, कंडीशन ट्रू। यहाँ पे आया जे फिर से स्टार्ट होगा, तो जे की वैल्यू हो गई 0, आई की वैल्यू हुई 1, जे की वैल्यू हो गई 0, तो 1 और 0 पर नया नंबर प्रिंट होगा। फिर एक बार और जे चलेगा, तो जे की वैल्यू क्या हुई थी 0, एक और इंक्रीमेंट हुई 1, 1 इज़ लेस देन 1, यहाँ से कंडीशन चेक होगा, कंडीशन ट्रू है, नई वैल्यू क्या मिली 1 और 1, नई पोजीशन 1 और 1 पे जो भी होगा वो यहाँ पे प्रिंट हमें कर देगा। तो इस तरीके से 2 डायमेंशनल एरे प्रिंट हो जाएगी। तो ये बेसिक्स हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है, 1 डायमेंशनल एरे कैसे प्रिंट करना है और 2 डायमेंशनल एरे कैसे प्रिंट करना है। 2 डायमेंशनल एरे भी 1 डायमेंशनल एरे की तरह, बस यहाँ पे सिंगल लूप लगता है, यहाँ पे डबल लूप लगेगा। एरे हमने इनिशियलाइज़ किया था यहाँ पे A10 से, यानी सिंगल डायमेंशन था, यहाँ पे हमें 2 डायमेंशन एरे है, तो हम यहाँ 2 एक रो के लिए लिया और एक कॉलम के लिए लिया, रो वाइज और कॉलम के लिए हमने इसको लिया। जैसे यहाँ पे प्रिंट करने के लिए भी हम सिर्फ एक लूप का इस्तेमाल कर रहे थे, प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहे थे, लेकिन 2 डायमेंशनल एरे के लिए हम यहाँ पे 2 लूप का यूज़ करेंगे और वैल्यूज़ को प्रिंट करेंगे, ठीक है।